नमस्कार। हिंदी व्याकरण की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है शब्द विचार, जिसके अंतर्गत हम जानने वाले हैं कि शब्द की परिभाषा क्या होती है, यानी कि शब्द क्या होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि शब्दों के भेद कितने होते हैं। शब्दों का वर्गीकरण हम 4 आधारों पर करेंगे। पहला होगा उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर। दूसरा होगा रचना या फिर बनावट के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण हम करेंगे प्रयोग के आधार पर। और चौथा वर्गीकरण होगा अर्थ के आधार पर। इन चारों आधारों पर शब्दों के भेद जानने के बाद आखिरी में हम ये समझेंगे कि शब्दांश क्या होते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हिंदी ग्रामर की पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे पहले देख लें, ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी हो। तो चलिए आप जानते हैं कि शब्द विचार क्या होता है। हिंदी व्याकरण की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। इसके पहले वाली वीडियो में हमने वर्ण विचार पढ़ लिया था और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शब्द विचार क्या होता है। शब्द विचार व्याकरण का वह अंग होता है जिसमें हम ये समझते हैं कि शब्द क्या होते हैं, उनके कौन कौन से भेद होते हैं, उनके रूप में किस प्रकार परिवर्तन होता है और वो बनते कैसे हैं। तो शब्द विचार को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि शब्द किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, और उन्हीं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे कि च, म और क, ये तीनों वर्ण हैं और इन तीनों को मिलाकर हमने क्या कर दिया, एक समूह बनाया, और इस समूह का कुछ ना कुछ अर्थ भी निकल रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। कभी कभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन होती है, तो आपको जवाब क्या देना है, शब्द। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। तो आपको ये याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। अब इसका क्या मतलब है, चलिए ये समझते हैं। जैसे कि हमने लिखा घ, तो ये घ एक वर्ण है और इसका अपना कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमने 2 वर्णों को जोड़कर एक शब्द बना दिया जैसे कि घर, तो इस घर का कुछ ना कुछ मतलब बनेगा। अगर इस घर शब्द को हम तोड़कर अलग अलग कर दें, इसका घ अलग कर दें और इसके र को अलग कर दें, तो इस घ और इस र का अपना कोई अर्थ नहीं है। जब ये दोनों साथ में जुड़ेंगे तभी जाकर इनका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं, लेकिन उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। और भाषा की सबसे छोटी वह इकाई जिसका कि अर्थ हो, उन्हें क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। चलिए अब देखते हैं शब्दों के वर्गीकरण को। शब्दों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग या फिर रूपांतरण के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब एक एक करके हम इन सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो पहला है स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां द्विज शब्द। तो सबसे पहला है तत्सम शब्द। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है तत्
और दूसरा सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, यानी कि संस्कृत के समान। इसका मतलब ये हुआ कि वे सारे शब्द जो कि हैं तो संस्कृत के, लेकिन हम उन्हें वैसा के वैसा ही हिंदी में भी यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। जैसे कि अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, सूर्य, मातृ इत्यादि। ये सारे शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन हम इनका इस्तेमाल हिंदी में भी करते हैं, इसीलिए इन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाएगा। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मृत्यु, लौह, कार्य, वधु, रात्रि, सप्त, वर्षा, ये सारे शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन हम इनका इस्तेमाल हिंदी में भी करते हैं, इसीलिए इन सब को हम तत्सम शब्द कहेंगे। अगला है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो कि संस्कृत भाषा से ही आए हैं, लेकिन उनका बदला हुआ रूप हिंदी में प्रयोग होता है। जैसे कि अग्नि से बन गया आग, क्षेत्र का बन गया खेत, रात्रि से बन गया रात, सूर्य से बन गया सूरज, मातृ का बन गया माता। तो ये जो सारे शब्द हमें दिखाई देते हैं, ये कौन शब्द हैं? तद्भव शब्द। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इन शब्दों का रूप बदला क्यों? तो आपको याद होगा, हिंदी व्याकरण की पहली वीडियो में हमने भाषा की कुछ विशेषताएं देखी थी। जिसमें हमने ये जाना था कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, वो हमेशा परिवर्तनशील रहती है और भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है, और यहाँ भी वही हुआ है। अग्नि बोलना आग बोलने से थोड़ा सा कठिन होता है, क्षेत्र बोलना खेत बोलने से थोड़ा सा कठिन होता है, रात्रि बोलना रात बोलने से कठिन होता है, सूर्य बोलना सूरज बोलने से कठिन, और मातृ बोलना माता बोलने से कठिन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तद्भव शब्द हैं वो तत्सम के आसान रूप हैं। परीक्षाओं में तत्सम और तद्भव शब्दों से जुड़े हुए बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे कि आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका तत्सम रूप क्या है, या फिर आपको कोई शब्द देकर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका तद्भव रूप क्या है, या फिर ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस में से ये चूज करना होता है कि इनमें से कौन तद्भव है या फिर कौन तत्सम है। तो चलिए ये जान लेते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। पहला नियम यह है कि अनुनासिक के प्रयोग से बने शब्द तत्सम नहीं होते हैं। हिंदी व्याकरण की दूसरी वीडियो में हमने ये समझा था कि वे वर्ण जिनका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं, और अनुनासिक की मात्रा होती है चंद्र बिंदु। यानी कि ऐसा कोई भी शब्द जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ हो वो कभी भी तत्सम नहीं होगा। जैसे कि ऊंचा, आप जब ऊंचा शब्द बोलेंगे तो आपको अपनी नाक में भी कंपन महसूस होगा, यानी कि ऊंचा शब्द को बोलते हुए
हम अपने नाक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये शब्द अनुनासिक वर्ण की मदद से बना है, इसीलिए ये कभी भी तत्सम नहीं होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुआं। कुआं में भी चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये भी क्या होगा, तत्सम नहीं होगा। ये दोनों शब्द तद्भव हैं। ऊंचा का तत्सम रूप होता है उच्च, और कुआं का तत्सम होता है कूप। इसका एक और उदाहरण हो सकता है दांत, जो कि बना है दंत से। ऊंच, दंत, कूप, ये तीनों ही तत्सम हैं। और ऊंचा, कुआं और दांत, ये तीनों क्या हैं, तद्भव, क्योंकि इन तीनों में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। चलिए अब दूसरा नियम देख लेते हैं। चलिए पहले ये समझते हैं कि संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। अब ये शब्द पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि वे अक्षर जो कि दो अक्षरों के संयोग से बनते हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, रत्न। इस शब्द में तो आधा है और न पूरा। ये दोनों अक्षर एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही अक्षर की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या कहेंगे, संयुक्ताक्षर। एक और उदाहरण लेते हैं, शून्य। शून्य में ये जो आधा न है और पूरा य है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही अक्षर की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें भी संयुक्ताक्षर कहेंगे। ये दोनों शब्द रत्न और शून्य तत्सम के उदाहरण हैं। रत्न का तद्भव रूप होता है रतन, और शून्य का तद्भव रूप होता है शूना। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रायः कहा गया है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि वे सारे शब्द जो कि संयुक्ताक्षर से बने हैं वो तत्सम होंगे। यहाँ पर प्रायः कहने का मतलब है कि ज़्यादातर शब्द जो कि संयुक्ताक्षर से बने होते हैं वो तत्सम होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तत्सम शब्दों को पहचानने का अगला तरीका ये है कि वे शब्द जो कि रेफ या फिर पदेन से बने होते हैं वे तत्सम होते हैं। अभी पहले तो हमें ये समझना होगा कि रेफ और पदेन क्या होते हैं। रेफ और पदेन र के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं कार्य, तो कार्य का उच्चारण करने पर हमें समझ में आ रहा है कि कार्य शब्द में र भी आया है, लेकिन अपने इस रूप में नहीं बल्कि इस रूप में। कार्य में जो र लगा हुआ है यहाँ पर, इसे ही रेफ कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि क्रम। क्रम का उच्चारण करके भी हमें समझ में आ रहा है कि इसमें भी र का प्रयोग हुआ है, लेकिन अपने इस वाले रूप में नहीं बल्कि इस वाले रूप में। तो यहाँ पर जो र है, इस र को पदेन कहा जाता है।
एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि ऊष्ट्र। तो इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उल्टा वी की तरह कुछ लगा हुआ है। इस उल्टे वी को भी पदेन कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि जब ये और ये दोनों पदेन ही हैं तो इन दोनों का रूप अलग अलग क्यों है। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो ट है, ट में नीचे कुंडी बनी हुई है और कुंडी वाले जितने भी वर्ण होते हैं उनमें पदेन की मात्रा इसी प्रकार लगाई जाती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि रेफ और ये जो पदेन होते हैं ये र की मात्राएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मात्राएं सिर्फ स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं, और र जो है एक व्यंजन है। तो आपको याद रखना है कि रेफ और पदेन ये दोनों ही र के रूप हैं, र की मात्राएं नहीं। रेफ में र आधा होता है और पदेन में र पूरा होता है। यानी कि जब किसी भी शब्द में रेफ का प्रयोग हुआ हो तो आप ये समझ जाएंगे कि उसमें र बिना स्वर के आया है, लेकिन जब किसी शब्द में पदेन का प्रयोग किया गया है तो उसमें र के साथ अ भी आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेफ और पदेन क्या होते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने नियम पर। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि वे शब्द जिसमें रेफ या फिर पदेन का इस्तेमाल हुआ है वे ज़्यादातर तत्सम ही होते हैं, जैसे कि कार्य, ऊष्ट्र, क्रम। तो चलिए अब इस नियम से जुड़े हुए कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे कि एक शब्द है ग्राहक। तो आप देख सकते हैं कि ग्राहक में पदेन का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हुआ, एक तत्सम शब्द हुआ और इसका तद्भव रूप क्या होगा, गाहक। एक और एग्जांपल लेते हैं, सूर्य। सूर्य जो है एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप है सूरज। एक और शब्द हो सकता है वर्षा। वर्षा जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है बरखा। अगला शब्द है भ्रमर, जिसका तद्भव रूप होता है भौरा। एक और शब्द ले सकते हैं हम, स्वर्ण, और इसका तद्भव रूप है सोना। अगला है ताम्र, जिसका तद्भव रूप है तांबा। अभी जैसा कि हमने एक ऊपर एग्जाम्पल देखा था कार्य, कार्य भी क्या है, एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है काम। फिर हमने एक और एग्जाम्पल देखा था ऊष्ट्र। ऊष्ट्र का तद्भव रूप है ऊंट। तो आपको ये याद रखना है कि वैसे शब्द जिनमें रेफ या फिर पदेन का इस्तेमाल होता है वे अधिकांशतः तत्सम शब्द होते हैं। अब अगला नियम देखते हैं। री की मात्रा से बने शब्द तत्सम होते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको स्वरों की मात्राएं बताई थी, जिसमें हमने ये जाना था कि री की मात्रा ऐसी होती है, किसी भी अक्षर के नीचे हम छोटा सी जैसा बना देते हैं। तो जिस भी शब्द में री की मात्रा लगी होती है वे तत्सम होते हैं। जैसे कि घृत, गृह, मृत्यु, कृषक, घृत का तद्भव रूप होता है घी।
गृह का तद्भव रूप होता है घर। मृत्यु का तद्भव रूप होता है मौत। और कृषक का तद्भव रूप होता है किसान। पांचवा नियम है कि संयुक्त व्यंजनों से बने हुए शब्द तत्सम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, और वे लोग जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी या फिर जिन्हें याद नहीं आ रहा है, उनके लिए मैं बता दूं कि वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के संयोग से बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं: छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ बनता है आधे क और पूरे मूर्धन्य श से। त्र बनता है आधे त और पूरे र से। ज्ञ का निर्माण होता है आधे ज और पूरे इ से। स्र का निर्माण होता है तलाव्य श, जो कि आधा होता है यानी कि स्वर के बिना, और र से। ये चारों संयुक्त व्यंजन के उदाहरण होते हैं, और इन चारों की मदद से जो शब्द बनते हैं वे तत्सम होते हैं। जैसे में क्षेत्र, जिसका तद्भव रूप होता है खेत। मित्र, मित्र का तद्भव होता है मित। अगला एग्जाम्पल हो सकता है रात्रि, जिसका तद्भव रूप है रात। जैसे कि क्षार, इसका तद्भव रूप होता है खार। अक्षी, अक्षी का तद्भव होता है आंख। इसका अगला एग्जाम्पल हो सकता है क्षीर, जिसका तद्भव रूप है खीर। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिसकी मदद से आप तत्सम और तद्भव शब्दों के बीच अंतर कर सकते हैं। आप ये पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के, ताकि आपको शब्द के ये दोनों भेद बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। प्रस्तर एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है पत्थर। अगला शब्द लेंगे हम चर्मकार। चर्मकार उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो कि चमड़े से जुड़े हुए काम करते हैं। चर्मकार शब्द का तद्भव रूप होता है चमार। उसी प्रकार हम अगला शब्द ले सकते हैं स्वर्णकार, यानी कि वे व्यक्ति जो कि सोने से जुड़ा हुआ काम करता है। स्वर्णकार का तद्भव रूप हुआ सुनार। हम अगला शब्द ले सकते हैं पूर्णिमा। जिस रात को चांद हमें पूरा दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा का तद्भव रूप होता है पूनम।
अगला शब्द है महिषी। महिषी का तद्भव रूप है भैंस। अगला शब्द है विवाह और इसका तद्भव है व्याह, जैसे कि वधू। वधू का तद्भव हुआ बहू। अगला शब्द भिक्षा। भिक्षा का तद्भव होता है भीख। अगला शब्द है छत्र। छत्र का तद्भव होगा छाता। अगला शब्द चैत्र, जिसका तद्भव रूप है चैत। चैत्र जो है एक महीने का नाम है। अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं हम श्यामल। श्यामल का तद्भव होता है सांवला। जैसे कि एक और शब्द स्वसुर। स्वसुर का तद्भव होता है ससुर। जैसे कि योगी। योगी का तद्भव होगा जोगी। युवा। युवा का तद्भव रूप होगा जवान। पंच। पंच का तद्भव रूप होगा पांच। विद्युत। विद्युत का तद्भव रूप होगा बिजली। तो मुझे लगता है इतना एग्जाम्पल काफ़ी होगा तत्सम और तद्भव शब्दों को समझने के लिए। अगर आप इन सारे एग्जाम्पल्स को एक जगह पर नोट करेंगे और उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें जो छ है वो तद्भव में परिवर्तित होते होते ख बन जा रहा है। जो तालाब व श है वो परिवर्तित होते होते दंत स बन जा रहा है और त्र का परिवर्तन त में हो जा रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार व का परिवर्तन ब में हो रहा है। य जो है वो ज में परिवर्तित हो जा रहा है और अनुस्वार अनुनासिक में परिवर्तित हो जा रहा है। तो इस तरह से आप ये ट्रिक भी बना सकते हैं कि जिन शब्दों में छ, श, त्र, व, य और अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो उस तरह के ज़्यादातर शब्द तत्सम होते हैं। तो तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो कि किसी क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं और हम उन्हें हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे कि पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना। अच्छा, मैंने पगड़ी यहाँ पर 2 बार लिख दिया है, सॉरी। अगला शब्द हो जाएगा मनई, मेहरारू। तो ये जो सारे शब्द हैं किसी ना किसी क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। इसीलिए इन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है, यानी कि देश में जन्मे हुए शब्द। देशज शब्दों के और भी उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे कि छोरा, छोरी, लोटा, बुद्धू, मुक्का, घेवर, भिंडी,
पटाखा, डेगची, परात भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा खिचड़ी, और बाजरा, ये जो सारे शब्द हैं वे देशज शब्द के एग्जाम्पल्स हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का अगला प्रकार है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति किसी और भाषा में हुई है, लेकिन उनका इस्तेमाल हम हिंदी में भी करते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्राचीन काल से ही भारत पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए हैं और हमारा देश हमेशा से ही शिक्षा और व्यापार का केंद्र रहा है। इन्हीं सब कारणों से हमारे देश में दुनिया के अलग अलग देशों के लोग आकर बसे। उनके भारत में बसने की वजह से धीरे धीरे करके उनकी भाषाओं के कुछ शब्द भी हिंदी में प्रयोग होने लगे, जैसे कि डॉक्टर, ट्रेन, पुलिस, स्कूल। ये सारे शब्द विदेशज शब्द के उदाहरण हैं। चलिए अब जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में कौन कौन से शब्द आए हैं। जैसे कि कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, स्क्वाइल, बोतल, फोटो और स्कूल। ये सारे जो शब्द हैं वो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए हैं। अगली भाषा है फारसी भाषा। फारसी भाषा से हिंदी में आने वाले शब्द हैं अनार, चश्मा, ज़मींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी और चापलूसी इत्यादि। ये सारे शब्द फारसी भाषा से हिंदी में आए हैं। अगली भाषा का एग्जाम्पल लेते हैं अरबी भाषा। अरबी भाषा के शब्द हैं औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब। ये सारे शब्द अरबी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। अगला एग्जाम्पल ले लेंगे हम तुर्की भाषा का, और इसके शब्द हैं कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा और बहादुर इत्यादि। इसके बाद है पुर्तगाली भाषा, जिसमें से हिंदी में लिया गया शब्द है अचार, अल्पीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी और कमीज़। इसके बाद है फ्रांसीसी भाषा, पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, विगुल। अगली भाषा ले लेते हैं अपने पड़ोसी की भाषा, यानी कि चीनी। चीनी भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द हैं तूफान, लीची, चाय, पटाखा इत्यादि। अगली भाषा है यूनानी भाषा। इस भाषा से लिया गया शब्द है टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम और डेल्टा इत्यादि। ये सारे शब्द हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि कई बार तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि ये सारे शब्द किसी और भाषा से आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इन सारे शब्दों को हमने इतनी आसानी से अपना कैसे लिया। हिंदी भाषा में इतने सारे विदेशी शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो कि हिंदी भाषा में मुश्किल होते हैं, लेकिन उसके लिए जो विदेशी शब्द होता है वो काफ़ी आसान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं डॉक्टर। डॉक्टर को हिंदी में कहा जाता है चिकित्सक। अब चिकित्सक बोलना या फिर लिखना डॉक्टर बोलने की अपेक्षा काफ़ी मुश्किल है, इसलिए आपने शायद ही किसी को चिकित्सक बोलते हुए देखा होगा। सभी लोग डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल ही करते हैं। उसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्रेन। ट्रेन को हिंदी में कहा जाता है लौह पथगामिनी। अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा शब्द है, और जाहिर सी बात है इसको बोलना ट्रेन बोलने की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए सब लोग ट्रेन शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। कोई भी लौह पथगामिनी नहीं करता। विदेशज शब्द का मतलब होता है विदेश में जन्मे शब्द। चलिए अब समझते हैं कि द्विज शब्द क्या होते हैं।
द्विज शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी। इसमें जो रेल शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और यहाँ जो गाड़ी है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार रेलगाड़ी एक द्विज शब्द है। द्विज शब्द को संकर शब्द या फिर मिश्रित शब्द भी कहा जाता है। चलिए संकर शब्दों के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि डबल रोटी। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, डबल और रोटी। यहाँ पर जो डबल है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और रोटी हिंदी भाषा का। अगला उदाहरण लेते हैं, अक्लमंद। ये जो अक्ल है ये अरबी भाषा का शब्द है और ये जो मंद है वो फारसी भाषा का। अगला उदाहरण है लाठी चार्ज। लाठी चार्ज में ये जो लाठी है वो हिंदी भाषा का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला उदाहरण ले सकते हैं हम, नौकरशाही। नौकरशाही में ये जो नौकर है ये तुर्की भाषा का शब्द है और ये जो शाही है ये फारसी भाषा का शब्द है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मास्टर साहब। इस शब्द में जो मास्टर है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और साहब अरबी भाषा का। अगला शब्द ले सकते हैं, जेब खर्च। इसमें जो जेब शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है और खर्च अरबी भाषा का। तो मुझे लगता है अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि संकर शब्द क्या होते हैं। ये वैसे शब्द होते हैं जो कि दो भाषाओं के अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि संकर शब्द उन्हीं शब्दों को कहेंगे जो कि दो भाषाओं के अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होंगे। एक ही भाषा के अलग अलग शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द को संकर शब्द नहीं कहते हैं। अब हम जानेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना या फिर बनावट। यानी कि किसी शब्द का निर्माण किस प्रकार हुआ है उस आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहा जा सकता है जिनका सार्थक खंड ना किया जा सकता हो। मतलब ये कि ऐसे शब्द जिनका अगर हम टुकड़ा करें तो उनके टुकड़ों का कोई भी अर्थ ना निकले, उस तरह के शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाएगा। जैसे कि नीला, घर, कल, पैसा, तब आदि। इन सारे शब्दों को हम रूढ़ शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम इनके टुकड़े करेंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल पाएगा। जैसे कि अगर हम नीला का टुकड़ा करते हैं
तो नी और ला ये दोनों अलग हो जाएंगे और इनमें नी का कुछ भी अर्थ नहीं है और ला का भी कोई अर्थ नहीं है। जब ये दोनों साथ में जुड़े रहेंगे तभी इनका कुछ ना कुछ अर्थ है। इन दोनों का अलग अलग कोई भी अर्थ नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार घ और र इन दोनों का भी अलग अलग कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये दोनों जुड़कर एक शब्द बन जाएंगे तब इनका कोई ना कोई अर्थ होगा। वैसे ही क और ल का भी कोई भी अपना अर्थ नहीं है, लेकिन जब इन दोनों को जोड़कर एक शब्द बना दिया जाए तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलेगा। अगला है यौगिक शब्द, यानी कि वे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक शब्दों के योग से हुआ है, जैसे कि देशवासी। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है देश और दूसरा वासी, और इन दोनों शब्दों का अपना कुछ ना कुछ मतलब है। हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, रसोई घर। यह शब्द रसोई और घर इन दोनों से मिलकर बना है और ये दोनों शब्द सार्थक शब्द हैं, यानी कि इन दोनों का अपना कुछ ना कुछ अर्थ है और इन दोनों के मिलने से जो यहाँ पर शब्द बना है इसका भी कोई ना कोई अर्थ है। तो इस तरह के शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। हम और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि महासागर। यह शब्द महा और सागर इन दोनों से मिलकर बना है। इसमें महा का मतलब है बहुत बड़ा और सागर का मतलब है कोई जलाशय। ये दोनों ही शब्द सार्थक शब्द हैं, इनका अपना कुछ ना कुछ अर्थ है और जब ये दोनों मिल रहे हैं आपस में तब उसके बाद जो तीसरे शब्द का निर्माण हो रहा है उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ है। तो इस तरह के शब्दों को ही यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे कि गुलाब जामुन। अब इसमें भी दो शब्द हैं, गुलाब और जामुन, और इन दोनों का भी कुछ ना कुछ अपना अर्थ है और जब ये दोनों मिलकर एक तीसरा शब्द बना रहे हैं तो इस शब्द का भी कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है। यौगिक शब्द का एक और एग्जाम्पल हो सकता है विद्यालय। यह शब्द विद्या और आलय इन दोनों से मिलकर बना है, जिसमें विद्या का मतलब होता है ज्ञान और आलय का मतलब स्थान। ये दोनों शब्द सार्थक शब्द हैं और इन दोनों के मिलने से जिस तीसरे शब्द का निर्माण हुआ ये भी एक सार्थक शब्द है। तो इस तरह विद्यालय का अर्थ हुआ वह स्थान जहां पर विद्या प्राप्त की जाती है। इस प्रकार हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, पुस्तकालय। पुस्तकालय जो है पुस्तक और आलय इन दोनों से मिलकर बना है। पुस्तक का मतलब हुआ किताब और आलय का मतलब तो बता ही दिया मैंने आपको, जगह या फिर स्थान, यानी कि वो स्थान जहाँ पर पुस्तकों का भंडार होता है उसे क्या कहते हैं, पुस्तकालय। तो दो सार्थक शब्दों के मेल से एक तीसरा सार्थक शब्द बन गया। तो इस प्रकार के शब्दों को ही यौगिक शब्द कहते हैं। अगला उदाहरण है देशभक्ति। और इसका निर्माण हुआ है देश और भक्ति इन दो शब्दों से। ये दोनों भी सार्थक शब्द हैं और इन दोनों के मेल से एक तीसरा सार्थक शब्द बन गया और इस प्रकार ये भी एक यौगिक शब्द है। तो अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि दो सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनेगा उसे यौगिक शब्द कहेंगे। अब हम जानेंगे कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। योग रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो कि दो शब्दों के मेल से तो बने होते हैं लेकिन वो सामान्य अर्थ ना देकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं।
शब्द का ये वाला भेद बाकी सारे भेदों की अपेक्षा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसका एग्जाम्पल हो सकता है नीलकंठ। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नील और कंठ। नील एक रंग है और कंठ का मतलब क्या होता है? गला। यानी कि इस शब्द का अर्थ हुआ नीला है कंठ जिसका। लेकिन नीलकंठ शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं किया जाता है। सामान्यतः नीलकंठ का प्रयोग भगवान शिव के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो नीलकंठ शब्द है, जिन दो शब्दों के मेल से बना है, वो उस प्रकार का सामान्य अर्थ प्रकट ना करके किसी तीसरे के अर्थ में प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसे योग रूढ़ शब्द कहेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि दशानन। यह शब्द दस और आनन इन दोनों से मिलकर बना है, जिसमें 10 का मतलब तो एक संख्या से है और आनन का मतलब होता है मुख। इस प्रकार इस शब्द का अर्थ होगा 10 हैं आनन जिसके, यानी कि कोई ऐसा जिसके 10 मुंह हो। इस शब्द का प्रयोग रावण के लिए किया जाता है। तो आपने यहां भी देखा कि ये जो शब्द है, इसका जो सामान्य अर्थ है, इसका यूज उस प्रकार से नहीं किया जाता है। इसका यूज हम किसी तीसरे के लिए करते हैं, इसीलिए ये भी एक योग रूढ़ शब्द है। हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, पीतांबर। पीतांबर बना है दो शब्द पीत और अंबर से। पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है कपड़ा। तो इस प्रकार पीतांबर का अर्थ होता है पीले हैं वस्त्र जिसके। लेकिन इस शब्द का प्रयोग हम इस अर्थ में ना करके सामान्यतः भगवान विष्णु के लिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिन दो शब्दों के मेल से ये शब्द बना था, ये वो सामान्य अर्थ प्रकट ना करके कोई तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए ये शब्द भी एक योग रूढ़ शब्द हुआ। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे में गिरिधर। यह शब्द गिरि और धर इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें गिरि का मतलब होता है पर्वत और धर का मतलब होता है धारण करने वाला, यानी कि कोई ऐसा जो पर्वत को धारण करता हो। गिरधर का सामान्य अर्थ तो ये होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम भगवान कृष्ण के लिए करते हैं। अब हम कृष्ण भगवान की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए उनके भाई की भी बात कर लेते हैं। यह शब्द हल और धर इन दो शब्दों से मिलकर बना है। हल तो आप जानते ही हैं, खेत जोतने में इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि धर का मतलब होता है धारण करने वाला, यानी कि वो जो हल धारण करता है। और इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कृष्ण भगवान के बड़े भाई भगवान बलराम के लिए। तो मुझे लगता है कि अब तक आपको रचना के आधार पर शब्दों के तीनों भेद समझ में आ गए होंगे। चलिए एक बार तीनों को एक साथ देख लेते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का पहला प्रकार होता है रूढ़ शब्द, यानी कि वे शब्द जिनका टुकड़ा करने पर उन टुकड़ों का कोई भी अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में पक्षी। अगर हम पक्षी का टुकड़ा करते हैं तो प और छी, इन दोनों का अपना कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए ये जो पक्षी शब्द है एक रूढ़ शब्द है।
व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का दूसरा प्रकार था यौगिक शब्द, यानी कि वे शब्द जिनका टुकड़ा करने पर उन टुकड़ों का भी कुछ ना कुछ अर्थ होता हो तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे में सहपाठी, यह शब्द सह और पाठी इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सह का मतलब होता है साथ में और पाठी का मतलब होता है पढ़ने वाला, यानी कि वे लोग जो हमारे साथ में पढ़ते हैं उन्हें सहपाठी कहा जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का तीसरा प्रकार है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वे अपना सामान्य अर्थ प्रकट ना करके किसी तीसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि पंकज, यह शब्द पंक और अज इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पंक का मतलब होता है कीचड़ और अज का मतलब होता है उत्पन्न होना या फिर जन्म लेना। तो इस प्रकार पंकज का अर्थ हुआ कीचड़ में पैदा होने वाला, लेकिन इसका प्रयोग हम इस अर्थ में ना करके एक विशेष अर्थ में करते हैं, कमल के लिए। पंकज का अर्थ होता है कमल। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तीनों प्रकारों को जानने के बाद अब हम जानेंगे कि रूपांतरण के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। रूपांतरण का मतलब होता है रूप में बदलाव, यानी कि कोई भी शब्द अपने रूप में बदलाव करता है या फिर नहीं करता है। इस आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें विकार उत्पन्न होता है, यानी कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष इन सब के कारण कोई ना कोई परिवर्तन होता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि राहुल दौड़ता है, और एक और वाक्य ले लेते हैं, पूजा दौड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाले वाक्य में एक लड़के की बात हो रही है और इस वाले वाक्य में एक लड़की की बात हो रही है, और लिंग में परिवर्तन के साथ ही यहाँ पर जो क्रिया है इसके रूप में भी परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर पहले दौड़ता था और अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, दौड़ती। हालांकि दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, ऐसा नहीं है कि दौड़ता का मतलब कुछ और है और दौड़ती का मतलब कुछ और है। इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, बस लिंग में परिवर्तन के कारण इन दोनों के रूप बदल गए हैं। तो ये तो रही लिंग की बात। तो चलिए अब जानते हैं कि वचन के कारण शब्दों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले वाक्य में एक बच्चे की बात हो रही है और दूसरे वाक्य में एक से ज़्यादा बच्चों की। जब हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर खेलता शब्द इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा बच्चों के लिए खेलते शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर खेलता और खेलते इन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन क्योंकि ये लोग अलग अलग वचन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं इसलिए इनके रूप में बदलाव आ चुका है। तो ये जो खेलता शब्द है एक विकारी शब्द हुआ क्योंकि इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार ये जो बच्चा शब्द है ये भी क्या है,
एक विकारी शब्द है, क्योंकि वचन के कारण इसके रूप में भी परिवर्तन हो रहा है। हम बच्चा बोले या फिर बच्चे बोले, इसका मतलब एक ही है, बस फर्क किस बात का है? इनके नंबर्स का। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि जो काल होता है वो शब्दों में किस प्रकार परिवर्तन करता है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, वह जाएगी और वह गई। इन दोनों वाक्यों में जाने की ही बात हो रही है और इसमें लिंग भी एक ही है, लेकिन काल की वजह से इसके रूप में परिवर्तन हो गया है। तो ये भी क्या हुआ? एक विकारी शब्द हुआ। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम इन्हें पढ़ने लग गए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि वे शब्द जिनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार वे शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे में राधिका रोज पढ़ती है। और दूसरा वाक्य है मोहन रोज पढ़ता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले वाक्य में किसी लड़की की बात की जा रही है और दूसरे वाक्य में किसी लड़के की। लिंग में परिवर्तन की वजह से यहाँ पर जो क्रिया है ये तो परिवर्तित हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है वो परिवर्तित नहीं हुआ है। इसमें भी रोज शब्द का इस्तेमाल ही किया गया है और इसमें भी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया में तो परिवर्तन हो गया है, लेकिन यहाँ संबोधन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये संबोधन भी अविकारी शब्द का उदाहरण है। और यहाँ पर ये जो क्यों शब्द है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये भी क्या हुआ? अविकारी शब्द का उदाहरण हुआ। अविकारी शब्दों को ठीक से समझने के लिए चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं। और वह कुर्सी पर बैठा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 वाक्य लिखा, हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं और वह कुर्सी पर बैठा है। यहाँ पर पुरुष में परिवर्तन के साथ ही यहाँ क्रिया में परिवर्तन हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो पर है ये संबंध बोधक अव्यय है और यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये क्या है? एक अविकारी शब्द है। लेकिन आपको यहाँ पर भी ध्यान देना होगा कि कुर्सी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि कुर्सी तो एक संज्ञा है, तो यहाँ पर भी परिवर्तन होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि हर बार विकारी शब्दों में परिवर्तन होता रहेगा। वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो सकता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, और वे शब्द जिनमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द
4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विकारी शब्दों के प्रकार की तरह ही हम इन शब्दों को भी आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। किसी भी शब्द का अर्थ है या फिर नहीं, इस आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जैसे कि रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। सार्थक शब्दों के भी 6 प्रकार होते हैं। पहला है समानार्थी शब्द, जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। दूसरा है विलोम शब्द, जिसे विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। तीसरा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। चौथा है अनेकार्थी शब्द। पांचवा एकार्थक शब्द और छठा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे। पहला है समानार्थी शब्द, जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। पर्याय का मतलब होता है मतलब। जी हाँ, पर्याय का मतलब ही होता है, यानी कि अर्थ। तो वैसे शब्द जो कि समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वे शब्द जिनके मतलब एक होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे में सूरज, सूर्य, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, रवि, आदित्य। यहां पर अभी मैं जितने सारे शब्द लिखे हैं इन सब का मतलब एक ही है। चलिए कुछ और समानार्थी शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे में चांद, चंद्र, चंद्रमा, शशि, इंदु, मयंक, हिमांशु, सुधांशु, यहां पर भी इतने सारे शब्दों का एक ही मतलब है, हमारे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। चाहे हम चांद बोलें, चंद्र बोलें, चंद्रमा बोलें, शशि बोलें, इंदु, मयंक या हिमांशु या फिर सुधांशु, इनमें से कोई भी हम शब्द इस्तेमाल करें, इन सारे शब्दों का मतलब हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह ही होगा। यानी कि शब्द बहुत सारे और उनका अर्थ एक। ऐसे ही शब्दों को पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहा जाता है। ऐसे ही हम अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं पानी का। पानी, जल, अंबु, तोय या फिर नीर। ये सारे नाम पानी के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह से और भी कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि घर, आवास, निकेतन, आलय। ये सारे शब्द एक ही अर्थ देते हैं। अब हम समझेंगे कि विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं। विपरीतार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो कि एक दूसरे से विपरीत अर्थ देते हैं। विपरीत अर्थ का मतलब होता है उल्टा अर्थ। जैसे में ठंडा और गर्म, आज और कल, नया और पुराना, कच्चा और पक्का, मोटा और पतला, अंदर और बाहर,
ये सारे शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इन सबको हम क्या कहेंगे? विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द। अगला है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब जरा इस नाम पर गौर कीजिए। श्रुति का मतलब होता है सुनने में, सम का मतलब होता है एक जैसा, भिन्नार्थक का मतलब होता है अलग अलग अर्थ देने वाला, यानी कि वैसे शब्द जो कि सुनने में और बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे में बलि और बलि। अब ये दोनों शब्द सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं, एक में लघु ई की मात्रा है और एक में दीर्घ ई की मात्रा, तो बस इनके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का ही फर्क है, लेकिन इन दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग है। इसका मतलब हुआ वीर और इसका मतलब है बलिदान। उसी प्रकार करकट और करकट। इस करकट का मतलब हुआ कूड़ा और इसका मतलब हुआ केकड़ा। इन दोनों शब्दों का भी अलग अलग मतलब है, लेकिन ये दोनों सुनने में और बोलने में थोड़े से ही अलग अलग हैं। इसमें र बिना स्वर के आया है और इसमें स्वर के साथ, यानी कि इसका उच्चारण करते समय हमें र को बहुत थोड़ी देर के लिए बोलना है, लेकिन इसके उच्चारण में हमें र को पूरा बोलना है। अगला एग्जाम्पल है आरती और आरती। इसका मतलब होता है पूजा पाठ, लेकिन इसका मतलब है दुख। अगला उदाहरण है इतवार और एतवार। इतवार का मतलब होता है रविवार। रविवार को इतवार भी कहा जाता है, लेकिन एतवार का मतलब होता है विश्वास। अगला उदाहरण है अर्घ्य और अर्घ। अर्घ्य का मतलब होता है हवन और अर्घ्य का मतलब होता है जलदान। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सुबह सुबह सूरज को जल देते हैं, उसे ही अर्घ्य कहा जाता है। और अगर आप यूपी बिहार से हैं तो आपके लिए इस वर्ड का मतलब समझना काफ़ी आसान होगा। आपने देखा होगा कि छठ पूजा में लोग सूरज को जलदान करते हैं, तो वो जो जलदान है उसे अर्घ्य कहा जाता है। अगला उदाहरण है अक्षी और अक्षी। दीर्घ की ई वाले अक्षी का मतलब होता है अस्तित्व और लघु ई वाले अक्षी का मतलब होता है आंख। एक और उदाहरण लेते हैं अन्य और अन्न। अन्य का मतलब होता है दूसरा और अन्न का मतलब है अनाज, जैसे कि चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, ये सारी चीजें अनाज होती हैं। अगला उदाहरण है आयत और आयात। आयत का मतलब क्या होता है? समपूर्ण चतुर्भुज। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि इस तरह की आकृति को आयत कहते हैं और आयात का मतलब होता है बाहर से किसी चीज का आना।
जैसे आपने न्यूज में सुना होगा कि हम लोग गल्फ कंट्रीज से तेल मंगाते हैं, यानी कि दूसरे जगह से कुछ मंगाना आयात कहलाता है, और आयात का मतलब होता है एक समकोण चतुर्भुज। अगला है अंगना और अंगना। अंगना का मतलब होता है स्त्री, और अंगना का मतलब होता है घर का आंगन। अगला उदाहरण है बहन और वहन। बहन का मतलब है बहिन, और वहन का मतलब होता है ढोना। अगला उदाहरण है कोर और कौर। कोर का मतलब होता है किनारा, और कौर का मतलब क्या होता है? ग्रास। अब ये ग्रास अंग्रेजी वाला ग्रास नहीं है जिसका मतलब घास होता है। यहाँ पर ग्रास का मतलब है निवाला, यानी कि बाइट। जब हम खाना खाते हैं तो हम एक ही बार में पूरा नहीं खा जाते हैं, बल्कि हम थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। खाने के उसी थोड़े थोड़े हिस्से को ही कौर कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं। अनेकार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका एक से अधिक अर्थ होता है। अब हो सकता है कि यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं समानार्थी शब्द में और अनेकार्थक शब्द में। तो चलिए पहले कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। समानार्थी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें शब्द बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन सब का एक ही अर्थ होता है। लेकिन अनेकार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें शब्द तो एक ही होता है, लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं। जैसे में अनिल, पवन और वायु। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, हवा। लेकिन वहीं अगर बात की जाए वर्ण की, तो इस एक शब्द के तीन मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है जाति, दूसरा होता है अक्षर, और तीसरा होता है रंग। तो अब आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे शब्दों के जब एक अर्थ होंगे तो उसे कहा जाएगा समानार्थी शब्द, लेकिन जब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होंगे तो उसे कहा जाएगा अनेकार्थी शब्द। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से अनेकार्थी शब्दों को ठीक से समझते हैं। हम पहला शब्द लेते हैं उत्तर। तो इस शब्द के तीन मतलब हो सकते हैं। पहला तो मतलब हो जाएगा जवाब, यानी कि आंसर। दूसरा मतलब होगा दिशा। दिशाएं मुख्यतः चार होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उनमें से एक दिशा क्या है? उत्तर। उत्तर का तीसरा अर्थ हो सकता है बाद का। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगला उदाहरण है अर्थ। अर्थ का एक मतलब होता है धन। जैसे आपने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र, यानी कि वह शास्त्र जिसमें हम धन दौलत के बारे में पढ़ते हैं। और अर्थ का एक और मतलब होता है व्याख्या। अगला शब्द ले लेते हैं अंबर। अंबर का तो एक मतलब होता है आकाश, और दूसरा मतलब होता है कपड़ा। अगला शब्द है फल। फल का एक मतलब होता है परिणाम,
और दूसरा तो आपको पता ही है, खाने वाला फल। अब हम जानेंगे कि एकार्थक शब्द क्या होते हैं। एकार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा किसी भी देश का नाम, जैसे कि भारत, श्रीलंका, अमेरिका। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल हम सिर्फ उनके लिए ही करते हैं। अब भारत का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए नहीं किया जा सकता है। उसी तरह श्रीलंका का इस्तेमाल भी सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका के लिए ही किया जा सकता है, किसी और देश या फिर किसी और चीज के लिए नहीं। और अमेरिका का इस्तेमाल भी सिर्फ अमेरिका के लिए ही किया जाएगा, बाकी किसी और चीज के लिए नहीं। एकार्थक शब्द के अगले उदाहरण हो सकते हैं दिनों के नाम, जैसे कि रविवार, सोमवार। एकार्थक शब्द के अगले उदाहरण हो सकते हैं नदियों के नाम, जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, कोसी। नदियों के इन नामों को भी किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एकार्थक शब्दों के उदाहरण में बीमारियों के नाम, महीनों के नाम और गांव के नाम भी आते हैं। इनके अलावा इसमें भाषाओं के नाम, महासागरों के नाम और घाटियों के नाम भी आ सकते हैं। अब बारी है वाक्यांशों के लिए एक शब्द की। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि वाक्यांश क्या होते हैं। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश। जैसे कि मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा, खेत में काम करने वाले मेहनती होते हैं। तो इस पूरे वाक्य का ये जो हिस्सा है, खेत में काम करने वाले, इसे हम वाक्यांश कह सकते हैं, यानी कि वाक्य का अंश। और इस पूरे वाक्यांश के लिए हम सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि किसान। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसान मेहनती होते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल हमारी बातों को और भी आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप अपने दोस्त को किसी पत्रिका की ओर इशारा करते हुए ये बोले कि यह सप्ताह में एक बार आने वाली पत्रिका है, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है और सुनने में उतना आकर्षक नहीं है। लेकिन उसकी जगह अगर आप ये बोलते हैं कि यह पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका है, तो ये वाक्य पिछले वाले वाक्य की अपेक्षा थोड़ा सा आकर्षक है और इसे समझना भी आसान है और ये छोटा भी है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम कम से कम शब्दों में अपनी बातों को दूसरों को समझा पाएं। इसीलिए हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। चलिए कुछ उदाहरण की मदद से इसे अच्छे से समझते हैं।
वर्ष में एक बार होने वाली चीज़ों को वार्षिक कहा जाता है। उसी प्रकार महीने में एक बार होने वाली चीज़ों के लिए मासिक शब्द का प्रयोग किया जाता है और दिन में एक बार होने वाली चीज़ों के लिए दैनिक शब्द का। अगला वाक्यांश लेते हैं। जो कभी ना मरे। इस पूरे वाक्यांश के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमर। उसी प्रकार जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए अजर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला उदाहरण है, जो बहुत मुश्किल से मिले। इस पूरे वाक्यांश के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दुर्लभ। जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, मांसाहारी। जैसे कि हम एक वाक्य बोलते हैं कि सिर वह पशु है जो मांस खाता है, और दूसरा वाक्य बोलते हैं कि सिर मांसाहारी होता है, तो इन दोनों में से ज़्यादा आकर्षक वाक्य दूसरा वाला होगा और कम शब्दों में हम अपनी बात भी कह पाएंगे। जिस प्रकार मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं, उसी प्रकार मांस ना खाने वाले को शाकाहारी कहा जाता है। यानी कि वे पशु जो साग सब्जियां खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, और जो दोनों खाते हैं उनके लिए सर्वाहारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण है, जिसके आर पार देखा जा सके। इस पूरे वाक्यांश के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, पारदर्शी। उसी प्रकार जिसके आर पार ना देखा जा सके उसके लिए अपारदर्शी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो दया करे। इस वाक्यांश के लिए हम दयालु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर खत्म होते हैं सार्थक शब्दों के सारे प्रकार। अगला है निरर्थक शब्द, यानी कि वे शब्द जिनका कोई भी अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अब हो सकता है कि आप ये सोचें कि जब मैंने शब्द की परिभाषा पढ़ाई थी तो मैंने वहां पर समझाया था कि जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे ही शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार तो किसी भी भाषा में निरर्थक शब्दों को होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बोलचाल में भाषा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। उन्हीं शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे में चाय वाय। अब चाय का तो मतलब होता है लेकिन वाय का कुछ मतलब नहीं होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार हम चाय के साथ वाय का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हमारे माता पिता कई बार हमसे कहते हैं कि जाओ मेहमानों के लिए चाय वाय लेते आओ। तो यहाँ पर चाय वाय का मतलब हुआ कि जो हम चाय के साथ जो स्नैक्स सर्व करते हैं उन सब की बात हो रही है। अब हमारे पेरेंट्स ऐसा तो नहीं कहेंगे कि चाय, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स ये सारी चीज़ें लेकर आओ, क्योंकि इस तरह बोलने में सेंटेंस बहुत ही भद्दा हो जाएगा, बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगेगा।
और हो सकता है कि सुनने वाले को भी खराब लगे, इसलिए जल्दी जल्दी में ये बोल दिया जाता है कि चाय वाय लेते आओ। निरर्थक शब्दों का अगला उदाहरण हो सकता है पानी वानी। अब यहाँ पर पानी का तो अर्थ होता है, लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हम पानी के साथ वाणी का प्रयोग कर लेते हैं। वैसे ही डंडा वंडा, या फिर घर वर, रोटी वोटी। निरर्थक शब्दों के बारे में एक बात ध्यान रखने की है कि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। मतलब ये कि हम चाय का प्रयोग तो अकेले कर सकते हैं, लेकिन वाय का प्रयोग बिना चाय के नहीं हो सकता है। उसी प्रकार हम पानी का प्रयोग तो कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, लेकिन वाणी का प्रयोग बिना पानी के नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार डंडा का प्रयोग भी अकेले हो सकता है, लेकिन वंडा का नहीं। यहाँ भी वर और वोटी का प्रयोग घर या फिर रोटी के बिना नहीं होगा। निरर्थक शब्दों का प्रयोग सिर्फ शीघ्रतावश किया जाता है ताकि हम धारा प्रवाह बोल सकें, उसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। और निरर्थक शब्दों को स्वतंत्र रूप से यूज भी नहीं किया जाता है। अब हम जानेंगे कि शब्दांश क्या होते हैं। जैसे हमने देखा कि वाक्यों के अंश को वाक्यांश कहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार शब्दों के अंश को शब्दांश कहते हैं। शब्दांशों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता है। जैसे कि सुपुत्र, इसमें जो सु है वो एक शब्दांश है। अगला उदाहरण है सुंदरता। सुंदरता में ये जो ता है ये एक शब्दांश है। उसी प्रकार एक और शब्द हो सकता है अपनापन। तो इसमें जो पन है ये क्या है, एक शब्दांश है। इसका खुद का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपना के साथ जुड़कर ये एक नया शब्द बना रहा है। अगला उदाहरण है नामक। अब नाम का तो अर्थ होता है, लेकिन क का कुछ अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब ये क नाम शब्द के साथ जुड़ता है तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो अब हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अंत करने से पहले चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना था कि शब्द विचार क्या होता है। तो शब्द विचार व्याकरण का वह अंग होता है जिसमें हम शब्दों के निर्माण, उनकी परिभाषा, उनके रूपांतरण और उनके भेदों को समझते हैं। उसके बाद हमने समझा था कि शब्द क्या होते हैं। तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, यानी कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद हमने शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया था। पहला आधार था उत्पत्ति। दूसरा आधार था व्युत्पत्ति। तीसरा आधार था प्रयोग। और चौथा आधार था अर्थ। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, दूसरा विदेशज, और पांचवा होता है द्विज। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, बिना अपना रूप परिवर्तित किए। और जब वही शब्द अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी में आएंगे तो उन्हें कहा जाएगा तद्भव शब्द। उसके बाद हमने पढ़ा था
देशज शब्दों के बारे में, यानी कि वे शब्द जिनका जन्म देश में हुआ है, और अगर विदेशी भाषा से कोई शब्द हिंदी में आए हैं तो उन शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। उसके बाद आते हैं द्विज शब्द, यानी कि वे शब्द जो कि 2 या 2 से अधिक भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि व्युत्पत्ति यानी कि रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, यानी कि वे शब्द जिनका टुकड़ा करने पर उनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा प्रकार था यौगिक शब्द। यौगिक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका निर्माण सार्थक शब्दों के मेल से होता है, यानी कि अगर हम यौगिक शब्दों के टुकड़े करेंगे तो उन टुकड़ों का भी कुछ ना कुछ अर्थ होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का तीसरा प्रकार था योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका निर्माण तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से होता है, लेकिन वो अपना सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है, यानी कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और पुरुष की वजह से परिवर्तन हो सकता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और वे शब्द जिनमें इन सभी के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण और चौथा होता है क्रिया। उसी प्रकार अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा होता है संबंध बोधक। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है। फिर हमने जाना था कि सार्थक शब्दों के भी 6 भेद होते हैं। पहला होता है पर्यायवाची शब्द, यानी कि वे शब्द जिनके एक ही अर्थ होते हैं। सार्थक शब्दों का अगला प्रकार होता है विलोम शब्द,
यानी कि वे शब्द जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे, उल्टा सीधा, आगे पीछे, नया पुराना इत्यादि। सार्थक शब्दों का अगला प्रकार था अनेकार्थी शब्द। यानी कि जब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं तो उन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अगला प्रकार है एकार्थी शब्द। यानी कि वे शब्द जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ में किया जा सकता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अगला प्रकार है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। यानी कि वे शब्द जो सुनने और बोलने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। सार्थक शब्दों का छठवां प्रकार होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा था कि शब्दांश क्या होते हैं। शब्दांश उन शब्दों को कहा जाता है जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी और शब्द के साथ जुड़ते हैं तो एक नए शब्द के निर्माण में सहायता करते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।